हेलो एंड वेलकम टू रीलन सेतु। आज अपन पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमस बैच की सेकंड क्लास। उसका सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 8 और जिसको अपन पढ़ेंगे दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटासियम, सोडियम एंड आपका कैल्शियम, इन तीनों को अपन पढ़ेंगे। फ्लूइड के अंदर आपको याद रखना है सर कि फ्लूइड होता क्या है। पहली चीज तो अगर मैं पानी और पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं या कोई भी डिजोल्व सब्सटेंस मिला दूं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, दैट इज फ्लूइड। क्लियर हो गया। मतलब अगर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे पानी की बोतल लगा दो, तो मतलब पेशेंट क्या मांग रहा है? मिनरल वाटर मांग रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पेशेंट क्या बोलता है? आपका जो फ्लूइड होता है, लाइक आपका एनएस होता है, आरएल होता है, उसी को क्या बोलता है? पानी की बोतल बोलता है। बट आपको नहीं बोलना है। पहली चीज। सेकंड चीज है सर कि अगर इस धरती पे पानी इतना है तो बॉडी के अंदर कितना होगा? ओके। तो बेसिकली आपका अगर इन्फेंट है, मतलब एक बच्चा है, तो बच्चे में पानी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी स्किन क्या होती है? अपने से अच्छी होती है। बहुत बढ़िया। तो आपको पानी पीना है ज़्यादा। 80% होता है सर 80। तो आप याद रखें कि 8 किलो का वेट हो। अब सर 60, तो 60% किसका होगा? एडल्ट का, क्योंकि यहाँ पे 6 केजी तो नहीं रख, तो 60 किलो का आदमी होता है। चलो ठीक है, 60% हो गया। और 55, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वजन कम होता जाता है, मतलब 50-55 किलो, तो पानी की कमी आगे डिक्रीज होगा। तो 55 से 5% या 50 टू 55 ओल्ड, 60 एडल्ट, 80 इन्फेंट। याद हो जाएगा। अब मैंने बोला सर ये 80% है, तो 80% कोई एक जगह तो होता नहीं है। ऊंट तो अपन है नहीं कि चलो एक जगह इकट्ठा डाल लिया। ये कहाँ होगा? ये बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज कंपार्टमेंट। और बेसिकली कंपार्टमेंट की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर होंगे कंपार्टमेंट। एक होगा सेल, क्योंकि फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। बॉडी किससे बनी है? सेल से। तो सेल के अंदर होगा दैट इज इंट्रा सेलुलर। और ये होता है सर 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके। मैंने बोला कि 60% होता है किसके लिए? एडल्ट के लिए। और आप हैं एक एडल्ट, मतलब आपका 60%। तो 60% को ऐसे लिख सकते हैं। कितना वेट है सर आपका? तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो 70 केजी का हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, ये आ जाएगा आपका 42 लीटर। मतलब कितना होगा? 42 लीटर आपके अंदर पानी है। मैंने बता दिया यहाँ बैठे बैठे। तो जब मैं ये बता सकता हूँ तो सेल के अंदर भी बता सकता हूँ। चलो इंट्रा सेलुलर 2/3 होता है, मतलब इसका 2/3। तो 42 को मैंने भाई साहब 2/3 कर दिया कि 42 का 2/3 हिस्सा। सर ये जाएगा आपका 14, और 14 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 28 लीटर। तो 28 लीटर पानी किसके अंदर? आपकी सेल के अंदर है। तो सर जब सेल का बता दिया तो आप बाहर वाला भी बता दो, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये सर होता है 1/3, मतलब 30%। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 किसका? टोटल बॉडी वाटर का। टोटल बॉडी वाटर कितना सर? 42। तो ये आ जाएगा आपका 14 लीटर। तो बाहर आपकी सेल के बाहर कितना पानी है? 14 लीटर। उस 14 लीटर में से आपका कुछ दैट इज इंट्रावस्कुलर, जो आपका प्लाज्मा होता है। कौन होता है सर? प्लाज्मा होता है। या फिर आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, जो ना सेल का होता है ना किसी और का होता है। दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल कैनाल के अंदर हो सकता है, लिम्फेटिक टिश्यूज हो सकते हैं, साइनोवियल जॉइंट हो सकते हैं, आइज वगैरह, तो आईओपी मेंटेन करती है। तो सिंपल बेसिकली आपको फ्लूइड का पता चल गया है। अगर ये फ्लूइड इन दोनों में से निकल के, पहला कौन सा कंपार्टमेंट था? इंट्रासेलुलर। दूसरा कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर। इन दो में से निकल के तीसरी जगह चला जाए, दैट इज थर्ड स्पेसिंग। मतलब कहाँ चला गया? ये एब्डोमिनल केविटी के अंदर। ठीक है सर। दूसरा पेरिकार्डियल कैविटी, इनको बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग। और ये कैसे होता है? कोई डिजीज की वजह से, कोई इंजरी की वजह से। ठीक है सर। इडिमा, इडिमा की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज लोकल, मतलब कोई एक जगह पे आपको चोट लगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। आपको बर्न हुआ, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। कोई इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। एक होता है सर सिस्टमेटिक, मतलब पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग, फेस पे भी आ गई, लेग्स में भी आ गई, हैंड में भी आ गई, एब्डोमेन में भी आ गई। दैट इज सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक को बोलते हैं सर एनासार्का। एनासार्का टर्म याद रह जाएगी, एनासार्का। ठीक है। सार्का और एना। अब एनासार्का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सिस्टमेटिक है। और ये किसकी वजह से हो रही है? दैट इज ऑर्गन। आपका कोई ना कोई ऑर्गन, या मेरा कोई ना कोई, या पेशेंट का कोई ना कोई ऑर्गन क्या हो गया? फेल हो गया। और ऑर्गन बेसिकली जो होगा आपका, वो होगा या तो किडनी, या होगा आपका हार्ट, और या होगा आपका लीवर। तो ये तीनों ऑर्गन अगर फेल होते हैं तो बेसिकली जो पेशेंट को इडिमा होगा वो कौन सा होगा? एनासार का इडिमा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड है तो एक जगह है नहीं, कितना है ये तो बता दिया। अब इसको कोई ट्रांसपोर्ट भी करता होगा, ये इधर उधर भी होता होगा। तो जो सबसे पहले मैकेनिज्म अपने पास वो है सर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सर? एक तो है आपका पानी, और एक है डिजोल्व सब्सटेंस, मैं उसको डीएस लिख रहा हूँ, ठीक है, जो पानी के अंदर मिला हुआ है। अब जो वाटर है वो ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, पानी हमेशा ज़्यादा होता है। तो पानी ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं सर सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट हो गया।
और इसको बोलते हैं सर सोल्यूट। ओके। अब जो सोल्यूट है वो छोटी सी स्पेलिंग है, इसकी कंपैरिजन में तो आपको याद रखना है जो डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं वो कम होते हैं और जो कम होते हैं वो क्या होते हैं सोल्यूट होते हैं। अब सर अगर सोल्यूट दैट इज़ सोल्यूट और ये अगर हाई से लो की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लो की तरफ, दैट इज़ डिफ्यूजन। ओके, एग्ज़ाम्पल समझते हैं। ये आपके पास लंग्स है और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है। लंग्स के अंदर भी ब्लड है, ठीक है? और इधर भी ब्लड है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से इधर ऑक्सीजन आ रहा है। तो दैट इज़ डिफ्यूजन, किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पे अपने पास CO2 ज़्यादा है, तो CO2 क्या है यहाँ पे? सोल्यूट है सर, क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ओके सर, ऑस्मोसिस की बात करें तब अगर मैंने सोल्यूट को भेज दिया तो मुझे सॉल्वेंट को भेजना है। तो बच गया कौन? सॉल्वेंट बच गया सर, अब इसको भिजाएँगे। ओके, तो जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, किसका होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अपनी बॉडी के लिए कौन है? पानी बेसिकली। अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ ऑस्मोसिस। बट इसका होगा क्या सर? ये लो टू हाई जाएगा। लो टू हाई जाएगा, कैसे जाएगा? देखो सिंपल है बच्चों। ये 2 बोतलें थी अपने पास और इनमें अपन ने क्या डाला? एक में इतना सा नमक डाल दिया, ठीक है? और एक को इतने से नमक से भर दी। अब दोनों में पानी क्या डाल दिया? इसमें पानी इतना डाल दिया और इसमें पानी इतना डाल दिया। ठीक है सर? अब देखो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि इसके पास नमक ज़्यादा है, ठीक है? ये ज़्यादा खारा है और ये कहता है भाई तू इतना मीठा कैसे है, मैं इतना खारा कैसे हूँ? तो क्या करेंगे? ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा? इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो डिजोल्व सब्सटेंस था, जो क्या था? सोल्यूट था, उसकी वजह से, उसकी कंसंट्रेशन की वजह से अगर कोई प्रेशर लगता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये क्या होती है? उसको मेजरमेंट किस में करते हैं? ओस्मोलैलिटी में। किस में करते हैं बच्चों? ओस्मोलैलिटी। और ओस्मोलैलिटी जो नॉर्मल होती है आपकी वो 275 टू 295 मिलीमोल पर केजी होती है, पर लीटर होती है। क्लियर हो यहाँ तक? ओस्मोसिस ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा किधर होता है? जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है बच्चों? ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब लो टू हाई जा रहा है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है उधर की तरफ जा रहा है। दैट इज कौन जा रहा है? सोलवेंट जा रहा है, वाटर जा रहा है। क्लियर हो गया? अगर सर अब मैं दोनों को भिजवाना चाहूँ तो बहुत हो गया आपका सोलवेंट सोल्यूट। तो भाई अगर तुम दोनों को भिजवाना है तो तुम क्या कर लगा दो? फिल्ट्रेशन लगा दो। और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, ये डिपेंड करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कि जो पानी का वेट है, जो जिधर ज़्यादा सॉल्यूशन का वेट होगा और जिधर ज़्यादा सॉल्यूशन का वेट होगा कम होगा उधर जाएगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हाई टू लो जाएगा। ठीक है? जैसे आपका किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर क्या होता है? इस साइड में सॉल्यूशन का वेट ज़्यादा होता है, ग्लोमेरुलस में, किडनी की तरफ नेफ्रॉन में कम होता है, तो वहाँ पे क्या जाता है? आपका वाटर भी जाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी जाते हैं, आपका ग्लूकोज भी जाता है, सब कुछ चला जाता है। दैट इज फिल्ट्रेशन। सर ये तीनों चीज़ें हो रही थी ना, ये बिना एनर्जी की हो रही थी। हमें इसमें पंप की ज़रूरत नहीं थी, मतलब हमें पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, गाड़ी अपने आप चल रही थी। अब चलेंगे सर पेट्रोल पंप। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें पेट्रोल डलता है, मतलब अपने को पंप की ज़रूरत पड़ती है, अपन पेट्रोल पंप जाते हैं, दैट इज़ पंप। मतलब क्या हुआ कि जो पोटासियम या सोडियम या जो कैल्शियम जो पंप होते हैं बॉडी के अंदर, उनको काम करने के लिए या उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है सर? मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से होता है सर? ऑक्सीजन की वजह से। अब सोचो कि एक पेशेंट है, उसका SpO2 डाउन आ गया 82 या फिर 82 या 87% हो गया, तो उस कंडीशन में क्या मेटाबॉलिज्म होगा? सर होगा, लेकिन क्या होगा? कम होगा। और जब मेटाबॉलिज्म बच्चों कम होगा तो एनर्जी कम बनेगी, और जब एनर्जी कम बनेगी तो क्या पंप काम करेंगे? नहीं सर। तो जब पंप काम नहीं करेंगे तो क्या मसल्स काम करेगी? क्या नर्व सिस्टम काम करेगा? सर कम काम करेगी। और कम काम करेगी तो पेशेंट को क्या होगी? वीकनेस होगी। अब देखो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितना काम कर रहा है। छोटा सा सिर्फ ऑक्सीजन की कमी आई, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पेशेंट की पैर तक हिल नहीं रहा। अब सर ये सब चीज़ें ठीक थी, फ़िल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास पेशेंट है और वो एडमिट पेशेंट है, और एडमिट पेशेंट है और मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि मुझे इसका आईओ चार्ट बताओ, पेशेंट का कैसा है। ठीक है, सिक पेशेंट था, एडमिट है आईसीयू के अंदर। तो सर जो फ्लूइड इनटेक होता है ना, उसमें अपन सबसे पहले जो इंक्लूड करेंगे दैट इज़ ओरल। ठीक है, अब ओरल में आप क्या दे सकते हैं? पेशेंट को ओरली जो भी दे रहे हैं आप, लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, पानी जो भी दे रहे हैं दैट इज़ ओरल इनटेक होगा। अगर पेशेंट एनपीओ है तो क्या होगा सर? आप एफजी दे रहे होंगे, एफजी दे रहे होंगे, या आप उसको क्या बोलते हैं? एनजी दे रहे होंगे। तो जो एनजी से अपन जितना फ्लूइड देंगे उसको क्या करेंगे? आईओ के अंदर मेंशन करेंगे, आई के अंदर, इनटेक के अंदर। अगर सर अपन एफजी भी नहीं दे, एनजी भी नहीं दे रहे, तो क्या दे रहे हैं सर? पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं, मतलब क्या? एनएच दे रहे हैं, आरएल दे रहे हैं, डी5 दे रहे हैं, ये भी अपन मेंशन करेंगे। सर ये भी दे रहे हैं लेकिन अपन पेशेंट को मेडिसिन भी दे रहे हैं,
तो मेडिसिन भी आपकी इनटेक में जाएगी। सर अपने ब्लड भी दिया, तो बच्चों ब्लड भी जाएगा। जो कुछ भी आप पेशेंट को इन कर रहे हैं, जो पेशेंट के अंदर दे रहे हैं, दैट इज़ इनटेक। सर आउटपुट के अंदर, तो आउटपुट में बच्चों आपको याद रखना सबसे जो मेजर रोल होता है वो होता है यूरिन का, ठीक है? और यूरिन बेसिकली कितना होता है आप याद रखना 40 ml पर हावर होता है। अगर इससे इससे कम है पेशेंट का, मतलब लेस देन 400 ml पर डे हो गया, उसको क्या बोल देंगे सर? ओलिगोयूरिया, ठीक है? तो सर नॉर्मल कितना होगा? अगर इसको याद रखना आपको 40 ml हो गया तो नॉर्मल कितना? दैट इज़ 800 ml। चलिए तो बहुत कम है, नहीं बताऊँगा मैं। 800 ml पर डे पेशेंट का अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है 800 से लेकर 2000 तक, ये क्या सर नॉर्मल है। तो सर एबनॉर्मल क्या होगा? सर इसको ट्रिपल कर दो, मतलब आप 2400 कर दो, 2400, 2500 या 3000। अगर ये रेंज आ रही है दैट इज़ पॉलीयूरिया बच्चों। क्या हो जाएगा? पॉलीयूरिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये मैंने मीन बताया, मतलब मीन था, मीडियम था, तो इसकी एवरेज अपन रख सकते हैं, इसकी एक वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज़ 30 टू 50 ml पर हावर, ठीक है? अब जब 50 आ गया है तो बच्चों इसको इतना और याद रख लेना, 0.5 ml पर केजी पर आवर, ये भी यूरिन आउटपुट होता है। मतलब अगर केजी के हिसाब से डिसाइड करना है तो 0.5 होगा, हावर्स के हिसाब से करना है 40 ml होगा, डे के हिसाब से करना है 800 ml होगा। ठीक है सर, ये 800 ml कैसे हुआ? क्योंकि हमने पेशेंट को पानी तो 2 लीटर दिया। ओके, तो इसके लिए आपको याद रखना है ये है पेशेंट के प्यारे से लंग्स और ये है पेशेंट की स्किन। यहाँ से जो वाटर लॉस होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं इनसेंसिबल, जिसको अपन सेंस नहीं कर सकते, जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। और ये बेसिकली कितना होता है? जो लंग्स से होता है 400 और स्किन से 600 एप्रोक्स ऐसा होता है। तो ये कितना चला गया आपका? 1 लीटर तो यहीं चला गया, प्लस मैंने 800 लिख दिया, तो कितना हो गया बच्चों? 1800 हो गया। तो 1800 ml आउटपुट क्या एब्नॉर्मल है? नहीं है। क्लियर है? तो जो यूरिन आउटपुट होगा वो कितना होगा? अगर 800 भी है तो अपन क्या करेंगे? उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब सर अब हमने क्या किया? आईओ मेंटेन किया और हमने आईओ पेशेंट का किया, तो पेशेंट ने इधर तो सर 3400 इनटेक आ रहा था पेशेंट का, और इधर सर पेशेंट का है ना जो 600 आया, मतलब गड़बड़ है। ठीक है, कम आया। तो गड़बड़ है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। क्या हो गया? पेशेंट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। लेकिन सर उल्टा हो गया, पेशेंट को हमने दिया तो कितना था? दिया तो सर हमने 2 लीटर ही था, लेकिन पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो 2400 ml आ गया। तो ये क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, मतलब पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो गई। और उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? पेशेंट के वाइटल असेस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पल्स रेट देखेंगे। अब पल्स रेट अगर हाई है तो क्या होगी? बाउंडिंग होगी। अगर बीपी लो है तो क्या होगी? वीक होगी। ओके सर, बीपी की बात करें तो बीपी या तो लो होगी या हाई होगी। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी कब? जब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, इडिमा होगी, है ना? स्किन आप देखेंगे उसकी कैसी दिख रही है? ड्राई दिख रही है ना? मॉइस्ट दिख रही है, या फिर आप इडिमा जो मैंने आपको बताया, ये सब असेस करके क्या करते हैं? पेशेंट की जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है या कम है या ज़्यादा, उसको असेस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सेस की। ठीक है सर, अब एक्सेस की बात करते हैं तो फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड है सर आपके पास 3 टाइप के, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। और अगर ये फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको बोल देता हूँ हाइपर वोलेमिया। अगर आइसोटोनिक फ्लूइड बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं सर हाइपर वोलेमिया। क्या बोलते हैं? पहली बात तो हाइपर वोलेमिया। दूसरी बात जो मोस्ट कॉमनली यही होता है, दूसरी बात इसको बोल सकते हैं आप सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी और आपका इलेक्ट्रोलाइट दोनों बढ़े हैं, दैट इज सर्कुलेटरी ओवरलोड या हाइपर वोलेमिया। ठीक है सर, इधर की बात करें तो आपके पास क्या है? आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक, क्या लो है ना, डेफिशिएंट, दैट इज हाइपोवोलेमिया। ठीक है बच्चों, आइसोटोनिक हाइपोवोलेमिया, दैट इज हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिया। और एक आपका आ जाएगा हाइपरटोनिक हाइपोवोलेमिया। जो आइसोटोनिक हाइपोवोलेमिया है वो मोस्ट कॉमन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? NSRL, क्योंकि यही देते हैं अपन। अगर आइसोटोनिक हाइपोवोलेमिया हुआ है पेशेंट को तो गठाक से एक RL लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है सर। हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिया मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट थे उनका भी लॉस हो गया। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कब होता है? जब पेशेंट को डिजीज कंडीशन होती है, मतलब क्रोनिक पेशेंट होता है या फिर किडनी का पेशेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्रोनिक इल पेशेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपोवोलेमिक हाइपोवोलेमिया।
अगर हाइपरटोनिक होगा, सॉरी, अगर हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपोवोलेमिया मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं हो रहे, लेकिन फ्लूइड लॉस हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है। और ये कौन सी कंडीशन होती है? दैट इज हाइपरवेंटिलेशन, फीवर। समझ में आ रहा है सब कुछ? डीआई, डायबिटिक इंसिपिडस या कीटोएसिडोसिस, उस कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं होता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको अच्छा, एक चीज और, मैंने बोला हाइपरटोनिक हाइपरवोलेमिया, है ना, हाइपरवोलेमिया। इस कंडीशन में हाइपोटोनिक हाइपरवोलेमिया। सिंपल है सर, देखो, अगर हाइपोटोनिक है मतलब क्या है कि जो सोडियम है ये तो लॉस हो गए, पोटाशियम भी पेशेंट का लॉस हो गया, लेकिन हाइपरवोलेमिया है, क्या है सर? वाटर इंक्रीज हो रहा है, सिंपल बात है। और जब वाटर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों? वाटर इंटॉक्सिकेशन। याद हो जाएगा। ये सब कुछ एनक्लेक्स में है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एनक्लेक्स के अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? तो वाटर इंटॉक्सिकेशन, मोस्ट कॉमन फ्लूइड इम्बैलेंस कौन सा होता है, और हाइपरवोलेमिया क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या होता है, ये सब आपको होप सो समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले पोटाशियम, इसको बोलते हैं कैलियम। नॉर्मल वैल्यू आपको याद रख लेनी है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 3.5 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे सर? हाइपो। कोज क्या होगा? डायूरेटिक, मतलब पेशेंट को डायूरेटिक ले रहा है तो पोटाशियम का लॉस हो रहा है। कुशिंग या ड्रेनेज, ड्रेनेज से याद रखना, क्योंकि जब ड्रेन लगे होते हैं ना बच्चों, तो क्या होती है? सेल डैमेज होती है, टिश्यू डैमेज होते हैं, और जब ये डैमेज होते हैं तो बेसिकली पोटाशियम निकलता है, पोटाशियम का लॉस होता है। कुशिंग को याद रखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। इसको कुशिंग से C4C उठा लो और इसको लिख दो सर कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब जब कोर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ता है ना, तो जो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड है वो बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो वो क्या करता है? पोटाशियम को निकाल देता है, तो पोटाशियम का लॉस हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज याद रखना इसमें, C4 सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब जो इसका पेशेंट होता है उसका पेट बड़ा होता है, सेंटर का जो एरिया है उसमें ओबेसिटी होती है। और एक चीज याद रख लेना, C4 काऊ। अब सर मैं काऊ नहीं लिखूंगा, इसको एग्जाम में आप बफेलो रखना, ठीक है? बफेलो हम्प मतलब गुद्दी होती है, वो भैंस जैसी बन जाती है इस पेशेंट की। और एक और C4 होता है सर, दैट इज चांद। ओके, C4 चांद मतलब मून फेस होता है इस पेशेंट का। क्या होता है? मून फेस। क्लियर हो गया? इंसुलिन और एल्केलोसिस, देखो इंसुलिन जैसी सेल के अंदर जाएगी, जैसे पेशेंट को क्या करते हैं सर? इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन देते हैं, तो इंसुलिन क्या करती है? हाइपोकेलेमिया। ऐसे ही एल्केलोसिस के अंदर होता है। एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है कि बॉडी की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है, और बच्चों जब पीएच बढ़ती है ना तो हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, आपको इतना पता है। अब हाइड्रोजन आयन कम हो गए सेल के अंदर, तो सॉरी, किसके अंदर? पेरिफेरी के अंदर, जो ब्लड आपका वस्कुलर है, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम हो गए, तो सेल क्या करती है? वो कहती है कि भाई तू ऐसा काम कर, मेरे पास हाइड्रोजन आयन पड़े हैं। अब ये इधर सेल थी और इसके पास हाइड्रोजन आयन पड़े थे, तो ये कहती है तू इनको ले जा। ये भेज देती है, लेकिन ये कहती है मुझे सौदा करना है तेरे साथ, बदले में क्या दे मुझे? पोटाशियम दे। तो पोटाशियम इधर आ जाता है सर, ठीक है? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो सेल को ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन और पोटाशियम एक जैसे सही है, तो ये इनका बैलेंस कर लेती है, मतलब हाइड्रोजन आयन छोड़ देती है ब्लड के अंदर और पोटाशियम ले लेती है। तो अपने पास पीएच तो मेंटेन हो गई, लेकिन बिगड़ किसका हालत गई? कैलियम की या पोटाशियम की? तो पोटाशियम कम हो गया। सेम चीज इधर पढ़ो, पोटाशियम स्प्रिंग जो डायूरेटिक होती है, मतलब जो पोटाशियम को सेव करती है, अगर वो डायूरेटिक पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या रिस्क है? हाइपरकेलेमिया हो सकता है। एडिशन डिजीज में याद रखना पोटाशियम ऐड होता है। बहुत बढ़िया। एसिडोसिस या टिश्यू डैमेज, एसिडोसिस में सेम चीज है सर, पीएच बढ़ी मतलब सॉरी कम हुई, मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, और जब हाइड्रोजन आयन कहाँ बढ़े? ब्लड के अंदर बढ़ गए, तो सेल क्या कहेगी? सेल कहेगी इधर आ, हाइड्रोजन आयन को पकड़ेगी, और जब सेल इधर आएगी हाइड्रोजन आयन, तो क्या छोड़ देगी? पोटाशियम छोड़ देगी, क्योंकि इसके पास इतनी जगह नहीं है बेचारी कि सब कोई घुसा ले। ये कहेगी भाई पोटाशियम तू चल, मैं हाइड्रोजन आयन को घुसा रही हूँ। तो हाइड्रोजन आयन तो इधर आ जाएगा, लेकिन पोटाशियम इधर आ जाएगा, तो पोटाशियम बढ़ जाएगा और पीएच अपनी थोड़ी बहुत मेंटेन करने की कोशिश करेगा या मेंटेन होगी। तो सिंपल बात है, एसिड बेस इम्बैलेंस में आपको जो याद रखना है वो रखना है पोटाशियम। अगर ऐसा पेशेंट है जो आईसीयू के अंदर एडमिट है और उसका एसिड बेस इम्बैलेंस हो रखा है, तो उस कंडीशन में मेंटेन सॉरी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको रेगुलरली ध्यान रखना? दैट इज पोटाशियम। टिश्यू डैमेज मतलब एक पेशेंट था सर, ठीक है, और ये पेशेंट की बाजू थी और आपने यहाँ पे टर्निक्यूट टाइट से बांध दिया, ठीक है, और बांधने के बाद पेशेंट की आपने सुई घुसा दी, ब्लड सैंपल ले लिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? जो यहाँ पे वेन थी, आर्टरीज थी, बहुत टाइट बांधने से वो रप्चर हो गई,
और रप्चर होते ही आरबीसी रप्चर होगी, सेल रप्चर होगी तो पोटेशियम निकलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने छोटी सुई लगा दी कि सुई के अंदर से आरबीसी रप्चर होके निकल रही है बेचारी, आप खींच रहे हैं ज़ोर से तो आरबीसी टूट-टूट के निकल रही है। तो जो सर आप सैंपल लेंगे, ठीक है सर, उस सैंपल के अंदर क्या पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी या कम? एग्ज़ैक्टली ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट तो सही था। आपकी सैंपल लेने की टेक्निक गलत थी, आपने सैंपल गलत तरीके से लिया, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उस कंडीशन में जो पोटेशियम का लेवल लैब के अंदर बढ़ा हुआ आएगा उसको बोलते हैं सर सूडो हाइपरकैलेमिया। बहुत बढ़िया। मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ठीक-ठाक है, लेकिन अपनी सैंपल लेने की टेक्निक की वजह से पेशेंट का कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, टिश्यू डैमेज हो गया। बहुत बढ़िया। अब असेसमेंट करेंगे पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होगी? मैंने आपको सबसे पहले बताया था ऑक्सीजन का लेवल कम होते ही पोटेशियम पंप या सोडियम पंप काम करना बंद कर देते हैं तो पेशेंट को वीकनेस होती है। यहाँ पे तो पोटेशियम का ही लेवल कम हो रहा है, तो वो कैसे काम करेंगे? तो अगर कम हो या ज़्यादा हो, पेशेंट को क्या होगा? वीकनेस होगी, इर्रेगुलर पल्स होगी, ठीक है? और मसल्स होती है या ब्रीदिंग मसल्स होती है वो भी वीक हो जाएगी तो पेशेंट को साँस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट एक टर्म है बच्चों पैरेस्थीसिया। इसका मतलब होता है जो सेंसेशन होते हैं ना, वो पैरों के अंदर प्रॉब्लम होती है। मैं तो इसको याद रखता हूँ पैरेस्थीसिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पेशेंट बोलेगा कि मेरे पैरों में क्या है? कुछ चुभ रहा है, दैट इज़ टिंगलिंग। एंड क्या होगा? एब्नॉर्मल उसको क्या होगा? बर्निंग होगी। पेशेंट बोलता है कि मेरे तो ऐसा लग रहा है मेरे पैर जल रहे हैं। आगे से जो पैर की आपकी क्या बोलते हैं हथेली, पैर की पगथेलियाँ जो भी है, वो ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है और कुछ जल रहा है। इसका मतलब क्या है? पेशेंट के बॉडी के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है। उसने बनाना ज़्यादा खा लिया, नारियल का पानी ज़्यादा पी लिया। क्लियर है? ठीक है सर। अब जीआईटी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी पेशेंट की? याद रखना अगर पोटेशियम कम है, दैट इज़ हाइपोएक्टिव बाउल साउंड। पेशेंट की बाउल साउंड सुनाई नहीं देगी। अगर हाई है पोटेशियम, इधर लिख देता हूँ मैं, तो जो जीआईटी है वो क्या होगा? जो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो पेशेंट को क्या होगा? डायरिया होगा। हाइपर एक्टिव होगी, हाइपो एक्टिव होगी तो क्या होगा सर? कॉन्स्टिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। ईसीजी चेंज की बात करें तो देखो मैंने आपको ईसीजी पढ़ाई है, उसमें आप देखना कि मैंने एक चीज़ बताई थी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है? एक्शन पोटेंशियल और उसकी सर फेज होती है और उसकी जो थर्ड फेज होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि पोटेशियम पंप ओपन होता है और पोटेशियम पंप ओपन होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब अब वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन हो रहा है। सपोज आपका ईसीजी है, ये पी वेव है, ये क्यू वेव क्यूआरएस और ये आपका टी वेव यू वेव। तो जो ये सीन है ना यहाँ पे टी वेव वाला वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है? पोटेशियम की वजह से हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोल दिया कि पोटेशियम कम है, क्या बच्चों? पोटेशियम कम है, तो क्या कम है तो ये टी वेव है वो जल्दी बनेगी या धीमी बनेगी? मतलब सिंपल है कि जो रीपोलराइजेशन हो रहा है वो जल्दी होगा या फास्ट होगा? डिले होगा बच्चों। जब कम क्वांटिटी है क्या होगा? डिले रीपोलराइजेशन। और डिले रिपोलराइजेशन को मैं बोल सकता हूँ लेट। और जब ये लेट होगा ना तो यहाँ पे एक वेव और बनेगी क्योंकि यहाँ तक चला जाएगा यहाँ से और इसको बोलते हैं यू वेव। तो जो यू वेव होती है बच्चों वो किसको इंडिकेट करती है? हाइपोकिलेमिया को। और ये इसका क्लासिकल साइन है किसका? हाइपोवोलेमिया का। अगर ईसीजी के अंदर यू वेव बन गई मतलब बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी तो डेफिनेटली है। दैट इज क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया। सेम चीज है सर अगर हाइपर हो गया तो? अब सर हाइपर हो गया तो क्या डिपोलराइजेशन जल्दी होगा? तो जल्दी होगा तो टेल बन जाएगी, क्या हो जाएगी? ऐसे झपाक से बन जाएगी। मतलब टी वेव क्या करेगी? जल्दी से बन जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं टेल टी वेव। मतलब अगर टेल आ रही है टी वेव दैट इज हाइपरकेलेमिया। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या वाइड हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जब हाइपरकेलेमिया होगा तो कंडक्शन सिस्टम होता है ना वो स्लो हो जाता है। क्या होता था? कंडक्शन सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। ये सोडियम और कैल्शियम को भी क्या करता है? इंटरप्ट करता है। तो जो कंडक्शन सिस्टम स्लो होगा उसकी वजह से वाइड बनेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव टेल बनेगी बच्चों। और एक चीज और याद रखना एसिस्टोल भी हो सकता है। क्या होगा? एसिस्टोल मतलब सिस्टोल ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से हाइपर के अंदर ये जो एसिस्टोल मिलता है आपको ये किसमें मिलेगा? हाइपरकेलेमिया के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं दैट इज इंटरवेंशन ट्रीटमेंट। अब जैसे हाइपो है मतलब पोटेशियम कम है तो क्या करेंगे सर? ओरल दे सकते हैं अपन, बिल्कुल दे सकते हैं। उसका नाम क्या है? पोर्टक्लोर एक नाम आता है। पोर्टक्लोर मतलब एक पोटेशियम का सप्लीमेंट आता है डाइल्यूशन की फॉर्म में और पेशेंट को देना होता है।
अब ये क्या होता है, थोड़ा-सा अनप्लीजेंट होता है। ये जब कड़वा होता है तो पेशेंट को खाली पेट तो नहीं देना, पहली चीज़ बहुत याद रखना। पोर्ट क्लोर दवाई का नाम है, खाली पेट नहीं देना है, तो क्या करना है, खाना खा के देना है। मतलब क्या है कि पेशेंट को उससे वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को नोज़िया जैसा फ़ील होगा। और अगर ऐसा पेशेंट को बार-बार हो रहा है नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, तो इसको क्या कर देना, बंद कर देना है। और जैसे इसको बंद करेंगे तो पोटेशियम तो देना है, तो क्या करेंगे, आईवी देंगे। अब आईवी क्या देंगे सर, मैंने लेता हूँ 10 ml पोटेशियम और आईवी पुश कर देता हूँ। अच्छा पुश नहीं करना सर, तो चलो मैं आईएम दे देता हूँ। अच्छा आईएम भी नहीं देना, तो सर सब्क्यूट दे देता हूँ। नहीं देना सब्क्यूट, तो कैसे देना है? ये तीनों नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे सर? ओके, पोटेशियम को क्या करेंगे बच्चों, डाइल्यूट करेंगे, किसके साथ? एनएच के साथ। अब कितना डाइल्यूशन करेंगे, तो याद रखना जो आपका नॉर्मली अपन करते हैं दैट इज़ 5 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर हावर। कितना? पर हावर। अब इसको डाइल्यूट करो और इन्फ्यूजन पंप में लगा दो और पेशेंट को 1 घंटे में इतना दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर? तो याद रखना मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर हावर आपको देना ही नहीं है। पेशेंट को 20 मिली इक्विवेलेंट 1 घंटे के अंदर दे सकते हो, इससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं देना, भले ही डॉक्टर साहब कह दे और भले ही कोई कंसल्टेंट कह दे, उनको बोल देना आप दे दो, ठीक है? तो कितना मैक्सिमम कितना जाएगा अपना 20, नॉर्मली अपन कितना देते हैं 5 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर हावर। क्लियर है? ओके। अगर इधर पोटेशियम ज़्यादा है तो अगर हाइपर कैलेमिया हुआ है तो सबसे पहले डिसकंटिन्यू करेंगे, बहुत बढ़िया। देन ग्लूकोज विथ इंसुलिन आर, मैंने क्या बताया था कि इंसुलिन होती है वो क्या करती है सर, हाइपोकैलेमिया करती है, या फिर अपन क्या करते हैं आईवी कैल्शियम देते हैं, ठीक है। एक आपका क्लिनिक जजमेंट है दैट इज ए क्लाइंट विथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस हैज बीन वॉमिटिंग एंड हैविंग डायरिया फॉर द पास्ट 3 डेज। 3 दिन से उल्टी दस्त हो रखे हैं। ऑन एडमिशन टू द हॉस्पिटल द क्लाइंट कंप्लेनिंग वीकनेस सम लेग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प। देखो बच्चों, द क्लाइंट रिस्पायरेटरी इज शैलो एंड पल्स रेट इज 3D। ओके 3D आ रही है, 4D नहीं आ रही। द क्लाइंट कार्डियक रिदम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन शो एक एडिशनल प्रोमिनेंट वेव फॉलोइंग इच टी वेव। मतलब क्या, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द यू वेव, पेशेंट को यू वेव बन रखी है। The nurse considered the client health problem, the effect and implication, the losing fluid through the vomiting and diarrhea for 3 days, analyzing the client cue and interpreting these cue indicate, इसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों। मैंने सब चीज़ें आपको अभी भी पढ़ाई है। पेट में दर्द हो रहा है पेशेंट को, वॉमिटिंग कर रहा है पेशेंट को, डायरिया हो रखा है पेशेंट को, टी वेव आ रखी है पेशेंट को, यू वेव भी आ रखी है पेशेंट को, वीकनेस भी है पेशेंट को, पल्स भी कमजोर आ रही है, दैट इज हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया। तो होप सो हाइपोकेलेमिया का जजमेंट भी आपको पसंद आया होगा, क्लास भी पसंद आई होगी। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अपना सोडियम, इसको बोलते हैं नेट्रियम, तो अपन Na उठा लेंगे। और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है लेस देन 135 मिलीग्राम पर लीटर और मोर देन 145 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको 3-5 करनी है या 4-5 करनी है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, लाइक मैंने आपको इंसुलिन में बताया था, जैसे पोटेशियम जाता है हाइपोनेट्रीमिया होगा। इन एप्रोप्रिएट एडीएच, मतलब अगर एंटी डाययूरेटिक आपका हार्मोन है वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, सोडियम का ज़्यादा लॉस होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। डीडीए मतलब क्या सर, यहाँ पे डायूरेटिक्स जो लाइक आपका पोटेशियम होता है, देन ड्रेनेज लाइक आपका पोटेशियम, और आपका डायरिया लाइक आपका पोटेशियम, तो ये सब हैं, तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपरनेट्रीमिया की बात करें अपन, हाई होगा दैट इज कुशिंग। कुशिंग में हाई कैसे होगा, क्योंकि ये क्या इंक्रीज करता है मिनरलोकोर्टिकोइड। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो सोडियम का क्या होगा, रिटेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम का तो लॉस होगा इसमें कुशिंग में, और सोडियम का क्या होगा, रिटेंशन होगा, दैट इज हाइपरनेट्रीमिया। असेसमेंट की बात करें तो हाइपर एक्टिव बावल साउंड और इधर अल्टर सेरिब्रल फंक्शन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरनेट्रीमिया के अंदर पेशेंट का जो सेरिब्रल फंक्शन होता है वो चेंज आ जाता है, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, एक्सट्रीम थ्रिस्टोडी, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है सर, पेशेंट क्या कहता है, मुझे पानी चाहिए। अब देखो सर, इधर है ना असेसमेंट हाइपर एक्टिव बावल साउंड, किसके अंदर, हाइपोनेट्रीमिया में, ठीक है। लेकिन उधर क्या था, हाइपोकेलेमिया के अंदर क्या थी, हाइपो एक्टिव थी। तो इसके लिए याद रखना आपको, मैंने एक ट्रिक बनाई है दैट इज केनाल। केनाल, ठीक है। अब देखो केनाल का मतलब यहाँ पे सिंपल है बच्चों, सी ए का मतलब अपना कैल्शियम है और Na का मतलब अपना सोडियम है और L का मतलब है लो, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ एक्टिव केनाल, ठीक है, या हाइपर एक्टिव केनाल। तो जो एक्टिव केनाल होती है वो कब होती है,
जब कैल्शियम और सोडियम लो होते हैं, ट्रिक याद रह जाएगी। केनाल का मतलब यहाँ पे एल का मतलब लो है बच्चों, Na का मतलब सोडियम है, Ca का मतलब कैल्शियम अपन पढ़ेंगे। इन तीनों कंडीशन में मतलब कैल्शियम कम है, सोडियम कम है, तो जो आपकी बाउल साउंड है वो क्या होगी? हाइपर एक्टिव होगी। क्या होगी? एक्टिव होगी, हाइपर एक्टिव होगी। अब इसको कैसे भी करके याद रख लो आप, हाइपर एक्टिव केनाल याद रख लो। हाइपर एक्टिव केनाल का मतलब सिंपल है, कैल्शियम और सोडियम लो होंगे, केनाल है। बहुत बढ़िया। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सर अगर सोडियम का लॉस हुआ तो क्या देंगे? नमक देंगे, पेशेंट को बोलेंगे खाने में नमक डाल के खाओ, फिर या फिर अपन एनएस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, पेशेंट को क्या करते हैं सर? एनएस लगाते हैं। ठीक है, एनएस कब लगाएंगे पेशेंट को? जब पेशेंट को हाइपोनेट्रियम में, और हाइपोनेट्रीमिया कौन सा सर? जिसके अंदर सोडियम तो डिक्रीज हो रखा है विथ हाइपोवोलेमिया। क्या बच्चों? विथ हाइपोवोलेमिया। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पानी भी कम है, सोडियम भी कम है, तो हमने NaCl दे दिया। भी इसको NS चला दो सर। अब क्या हुआ पेशेंट की कंडीशन? पेशेंट की बॉडी हो रखी है मोटी, इडिमा, मतलब सोडियम कम है सर, लेकिन विथ हाइपरवोलेमिया, पेशेंट के अंदर फ्लूइड ज्यादा है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं सर? इंटरवेंशन, दैट इज मैनिटोल, और इसको बोलते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक। अब ओस्मोटिक डायूरेटिक क्यों बोलते हैं? मैंने ओस्मोसिस में बताया था आपको कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालेंगे, किधर? बाहर। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप सोडियम सही हो जाएगा, अपने आप सोडियम का बैलेंस हो जाएगा। वो क्या है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। उसके अंदर सोडियम की कमी नहीं है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, इसलिए वो कम लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे सर? मैनिटोल देंगे। अब मैनिटोल देंगे तो उसके भी कुछ नियम है। क्या नियम है सर? कि मैनिटोल को क्या करेंगे? स्लो देंगे, पहली चीज़। बहुत बढ़िया। अब स्लो क्यों देंगे? क्योंकि ये ओस्मोटिक डाययूरेटिक है, और इसको अगर जल्दी दे दिया तो ये जल्दी से खोपड़ी में से पानी निकाल लेगी, और पेशेंट को क्या हो जाएगा? दैट इज डीमाइलेशन। इसको बोलते हैं ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन। दैट इज ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन। क्लियर है बच्चों? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं? इसको स्लो देते हैं। अब स्लो कितना देते हैं? इसको देते हैं सर 2 to 3 आवर्स अप्रोक्स। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 3 घंटे के साथ करके आना आपको, कि कम से कम हम इसको क्या देंगे? 100 ml की बोतल होती है, 3 घंटे में देते हैं। ये क्या करती है? डिक्रीज करती है किसको? IOP एंड आपका ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब सर एक और है, करेक्शन की बात करें ना तो सोडियम को बहुत जल्दी अपन करेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल है कि मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर आपका डे, ठीक है, 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन एक दिन में कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोर देन 18 मिली इक्विवेलेंट पर 2 डेज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8-18 याद रख लेना। 8 आप एक दिन में करेक्ट करते हैं, 18 है तो आप 2 दिन लगेंगे करेक्ट करने में। ऐसा नहीं कि एकदम से पेशेंट को NS लगा दो, 2 दिन लगेंगे सब सोडियम को करेक्ट होने में। ठीक है। लिथियम टॉक्सिटी। अब देखो लिथियम की टॉक्सिटी की वजह से क्या हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। लिथियम लाइक आपका सोडियम होता है, और जैसी बॉडी के अंदर लिथियम बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? किडनी इसको बाहर निकालेगी सर, किडनी इसको बाहर निकालेगी, और किडनी इसको लिथियम को बाहर निकालेगी तो किडनी सोडियम को भी निकालना शुरू कर देगी कि भाई तू भी लिथियम ही लग रहा है मुझे। तो क्या हो जाएगा पेशेंट को? लिथियम टॉक्सिटी के अंदर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होता है। ये थोड़ा सा न्यू है, मतलब न्यू है, तो क्वेश्चन आ सकता है। लिथियम टॉक्सिटी का पेशेंट है, टॉक्सिटी होगी, किडनी बोलेगी लिथियम बाहर निकल, और लिथियम जैसा ही सोडियम होता है तो किडनी सोडियम को भी धपा धप बाहर निकाल देती है, और अपने पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो अपन ट्रीटमेंट क्या देंगे? D5 देंगे। अब सब D5 क्यों देंगे सर? डेक्सट्रोज क्यों देंगे बच्चों? डेक्सट्रोज क्यों देंगे हाइपोनेट्रीमिया में, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया में? क्यों? क्योंकि पेशेंट को पानी चाहिए सर। सपोज कि आपका पेशेंट है और उसके पास पानी की कमी होगी, हाइपोवोलेमिया में है पेशेंट, और उसके अंदर सोडियम बढ़ गया, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? D5 देंगे। मतलब जो ग्लूकोज है, पहली बात ग्लूकोज बढ़ा दिया, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या करता है? हाइपोनेट्रीमिया करता है। बहुत बढ़िया, ग्लूकोज बढ़ गया। दूसरी बात, जैसे ही ग्लूकोज बढ़ा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या? पानी। और पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, मतलब हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट का ठीक होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सर दैट इज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है 9 to 10 मिलीग्राम पर DL। अब याद रखना यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट नहीं है, मिली इक्विवेलेंट की बात करेगा तो ये जाएगा 2.75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 2.25।
तो अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो मिलीग्राम में जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम में जाएगा, मिलीग्राम में बच्चों याद रखना मिलीग्राम, 9 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल, पहली चीज। दूसरी, कोज क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब क्या होगा कि एक पेशेंट है उसको लैक्टोज नहीं पच रहा। अब जब लैक्टोज नहीं पच रहा तो लैक्टोज किस में होता है सर, डेयरी प्रोडक्ट में, है ना। और जब डेयरी प्रोडक्ट लाइक आपका क्या, मिल्क, दूध, दही, सब पेशेंट नहीं खाएगा क्योंकि उसको खाते डायरिया हो रहा है, इंटेस्टाइन उसकी इरिटेट हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या उसकी बॉडी में कैल्शियम जाएगा, नहीं जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूसरा, अगर पेशेंट को सीलियक डिजीज है, सीलियक या बाउल डिजीज जो भी कुछ है जो उसमें इरिटेट हो रहा है, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करे, दैट इज माल एब्जॉर्प्शन, तो क्या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। जब अब एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, मतलब क्या हो गया कि फैट का पेशेंट के झमेला हो गया, और जब फैट कम होती है ना सर तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होता तो कैल्शियम का भी नहीं होता। ओके, हाइपरकैलेमिया की बात करें, दैट इज थियाजिड डायूरिटिक, बहुत अच्छे से याद रखना है, थियाजिड डायूरिटिक्स राइज करती है थियाजाइड, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, थियाजाइड, और जाइड को मैं लिख देता हूँ राइज, आपको याद रह जाएगा सर किसका राइज होगा, कैल्शियम का राइज होगा, थियासाइड और थियाराइज, थियाराइज है मतलब ये कैल्शियम को राइज करती है, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिथियम क्या करती है, थियाजाइड क्या करती है, दो चीज़ें आपको आज अच्छे से याद रखनी है। सेकेंड चीज़ आती है सर आपकी हाइपरथायरोडिज्म, या फिर पेशेंट को मेटास्टेटिक्स कैंसर है, मैट हो चुका है, कैंसर आपकी बॉडी के अंदर फैल चुका है, उन कंडीशन में क्या होगी, सेल या बोन या आपके जो स्टोर कैल्शियम है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, दैट इज हाइपर कैल्शियमिया। और एक और याद रखना, दैट इज इमोबिलिटी, मतलब अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है ना तो उस कंडीशन में उसका हाइपर कैल्शियमिया होता है, ना कि हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया होगा, इमोबाइल पेशेंट है अगर पेशेंट नहीं चल पा रहा है तो। देखो असेसमेंट की बात करें तो सिंपल याद रखना आपको, पल्स रेट ये ऐसी की ऐसी होती है, ठीक है, मतलब हाइपो है तो हाई होगी, हाइपर है तो पल्स रेट हाई होगी, सॉरी हाइपो है लो होगी। अगर बीपी की बात करें तो बीपी लो होगी हाइपो में, और अगर हाई है तो बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बड़ी भी आपको मिलेगी। बट सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज चवास्टिक साइन एंड ट्राइशू साइन। अब देखो चवास्टिक साइन में क्या होता है सर, इसको याद रखना आपको, चीक से है, ठीक है, मतलब जो पेशेंट की चीक ये एरिया है, यहाँ पे अगर अपन टैप करते हैं तो पेशेंट के जो लिप्स होते हैं, पेशेंट की नोज होती है वो क्या ट्विस्ट हो जाती है, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे हो जाता है पेशेंट को, जैसे ऐसे करेंगे ऐसे हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चोस्टिक साइन। एक होता है सर ट्राइशू साइन, मतलब क्या होता है इसमें कि जैसी पेशेंट है और इसका हाथ पकड़ लेते हैं कि भाई तेरा हाथ दे, और हमने ये इसके ऊपर बीपी कप बांध दिया सर, अब बीपी कप बांध दिया और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एयर इन्फ्लेट करनी शुरू कर दी, मतलब बीपी कप को इन्फ्लेट कर रहे हैं। जैसे जैसे बीपी कप को इन्फ्लेट कर रहे हैं, अगर मोर देन अपन जो पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी से ऊपर जैसे जैसे प्रेशर देंगे हैंड के ऊपर, तो जो ये हैंड है ना साहब, ठीक है, और इसका ये जो थंब है ये और ये अंगुलियां क्या करती है, क्रैम्प कर, दैट इज कार्पल स्पाज्म। ये जो कार्पस होती है, कार्पल होती है, इसमें क्या होता है, स्पाज्म होता है, इसको बोलते हैं सर ट्रोसियो साइन, क्लियर है। अब देखो इसको याद रखना है, चवोस्टिक साइन, चवोस्टिक, चवोस्टिक, अब मैं इसको ऐसे याद चबाना, ठीक है सर, चबोस्टिक चबाना। अब अगर चबाना याद रह गया तो सब कुछ याद, चबाना किसे चबाते हैं, इसे चबाते हैं, इसे चबाते हैं मतलब यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है मतलब फेशियल मसल्स में दिक्कत है। अगर ऐसा हो रहा है दैट इज चबोस्टिक साइन। इसके अलावा जो हाथ में हो रहा है दैट इज ट्रोसियो साइन, मतलब कार्पल स्पाज्म हो रहा है। इंटरवेंशन की बात करें तो सर अब कैल्शियम की कमी है तो क्या देंगे, कैल्शियम देंगे, और कैल्शियम में क्या देंगे सर, अपन क्या देंगे, कैल्शियम टैबलेट देंगे, और एक याद रखना कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके पास रेडी होना चाहिए। कैल्शियम कितना, 10%, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हाँ बच्चों एक और चीज़ जो मैंने असेसमेंट में बताना भूल गया, मैंने अब आपको बताया था केनाल, है ना, केनाल। अब केनाल में एल का मतलब है लो, मतलब क्या कि कैल्शियम और सोडियम लो होता है तो दैट इज हाइपर एक्टिव केनाल, एक ऐसी केनाल जो हाइपर एक्टिव है, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव केनाल कब होगी, जब सोडियम लो होगा और आपका कैल्शियम लो होगा, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम लो होगा तो हाइपर एक्टिव होगी। और एक चीज और, ईसीजी, ईसीजी के अंदर अगर कैल्शियम वीक है मतलब कैल्शियम कम है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, और कैल्शियम ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब फास्ट होगा। तो जब कैल्शियम कम है ना तो जो एसटी सिगमेंट होता है बच्चों, क्या होता है एसटी सिगमेंट, वो क्या हो जाता है, प्रोलोंग्ड हो जाता है।
क्या हो जाएगा बच्चों, एसटी सेगमेंट लंबा हो जाएगा, दैट इज प्रोलोंग्ड। क्यों, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है तो लंबा जाएगा, टाइम लग रहा है लंबा जाएगा। ओके, अगर मैं बोल दूं कैल्शियम ज़्यादा है तो एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा है तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जल्दी से अपना कंडक्शन हो, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। तो एसटी सेगमेंट आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्लाइंट हैज रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पोटासियम लेवल 5.5। मतलब क्या है सर, ज़्यादा हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कौन सा क्लाइंट होगा जिसके अंदर पोटासियम का रिस्क है कि हाइपर आपका कैलेमिया हो सकता है। मतलब एक क्लाइंट विथ कोलाइटिस, इंटेस्टाइन की बीमारी, पेट की बीमारी है, कोलाइटिस है, तो क्या होगा, पोटासियम का लॉस होगा। एक क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम, देखो कुशिंग सिंड्रोम मैंने बताया था आपको, एक तो एडिशन, एडिशन में ऐड होता है, एडिशन में ऐड होता है बच्चों, कुशिंग में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस होगा। द क्लाइंट हैज बीन ओवर यूजिंग लेग्जेक्टिव, लेग्जेक्टिव का ज़्यादा यूज ले रहा है, लॉस होगा। द क्लाइंट हैज सस्टेनिंग ट्रूमेटिक बर्न, अगर पेशेंट को बर्न हुआ है, इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल का लाइसिस होगा। और जब सेल का लाइसेंस बनेगा, सेल लाइसिस होगा, तो क्या होगा, पोटासियम बढ़ेगा। ओके, एक नर्स असेस ए क्लाइंट विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। अब पेशेंट को क्या हो गया सर, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध खाना पीना, दही नहीं खा रहा, तो क्या कैल्शियम कम होगा, ज़्यादा, कम होगा। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सो द नर्स एक्सपेक्ट टू नोटिस इन द क्लाइंट। अब पेशेंट के कौन से साइन सिम्टम नर्स को दिखेंगे या नर्सिंग ऑफिसर को दिखेंगे, दैट इज ट्विचिंग, हाइपोएक्टिव नेगेटिव ट्रूसोसाइन, हाइपोएक्टिव डिपेंडेंट रिफ्लेक्स। मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने बोला था आपको हाइपर एक्टिव केनाल, क्या बोला था बच्चों मैंने आपको, हाइपर एक्टिव केनाल, हाइपर एक्टिव केनाल। ठीक है, अब हाइपर एक्टिव केनाल कब होती है, जब सोडियम लो होता है या फिर कैल्शियम लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोकैल्शियमिया लो हो रहा है, लेकिन हाइपर एक्टिव नहीं है, क्या हाइपो एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों एलिमिनेट कर दिए। नेगेटिव ट्रोसोसाइन नेगेटिव नहीं होगा, हाइपो में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो दैट इज ट्विचिंग। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ट्विचिंग के साथ चलेंगे, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज ये अपना ये चैप्टर था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज एसिड बेस इम्बैलेंस।